इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े सभी मित्रों और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस नाडियाड के सभी अधिकारियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अजय कुमार पाठक है और मैं रूटसेट इंस्टीट्यूट नाडियाड का डायरेक्टर हूँ। इस वेबिनार के माध्यम से आज हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी गाइडेंस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान परिवेश में हम सभी कहीं ना कहीं कोरोना महामारी से प्रभावित हुए हैं। इस महामारी में कई लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं, जिससे यह जरूरी हो जाता है कि हम किसी और विकल्प को चुनें जिससे हमारी आवक बनी रहे और हम अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण बिना किसी रुकावट के कर सकें। ऐसा ही एक विकल्प है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर बनने का मतलब है कि हमें अपने आवक के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपना खुद का बिजनेस सेटअप करने की आवश्यकता समझ में आती है। कौन सा बिजनेस किया जाए, इसका सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नए बिजनेस में आपका पैसा लगता है, समय लगता है। एक बिजनेस को शुरू करने से पहले एक इंसान को एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। इस क्वालिटी को समझने के लिए हमें 3 टर्म्स को समझना होगा: इनकम जनरेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। इन तीनों में अंतर स्पष्ट करते हुए मैं एक क्रम से आपको सही बिजनेस का चुनाव करने में आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इसे समझते हैं। पहला टर्म है इनकम जनरेशन। ये अक्सर पार्ट टाइम होता है और इसे अतिरिक्त आवक के लिए चुना जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि गांव में कुछ लोग मजदूरी करते हैं। आज किसी खेत में गेहूं बोया जा रहा है तो उस खेत में काम कर लिया। कल किसी खेत में धान बोया जा रहा है तो उस खेत में काम कर लिया। कहीं फसल कट रही है तो वहां जाकर काम कर लिया। खेत में काम नहीं है तो शहर चले गए, वहां मजदूरी किया। यानी कि इनकम जनरेशन में मकसद होता है इनका, और वो भी बिना रिस्क लिए। दूसरा टर्म है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी स्वरोजगार। यहाँ इसको चुनने वाला व्यक्ति अपने एक काम को पूरी समय देता है, मगर ज़्यादा रिस्क नहीं लेता या फिर ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता नहीं रखता। जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग शॉप वाला व्यक्ति, जो कि आपका मोबाइल रिपेयर करके उसका चार्ज आपसे ले लेता है और उससे उसकी आमदनी होती है। तीसरा टर्म है एंटरप्रेन्योरशिप या फिर उद्यमिता। इसको चुनने वाला व्यक्ति अपने काम में पूरी तरह इन्वॉल्व होता है और वह अपने काम को कुशलता से मैनेज करता है। एक एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क लेने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है और अपने काम को असरदार तरीके से करता है। जैसा कि हमारे नडियाड के पास एक जगह है उतरसंडा, जहाँ लोग पापड़ का बिजनेस करते हैं। वे पापड़ बनाते हैं और बाजार में उसकी बखूबी मार्केटिंग करके बेचते हैं। आज वहाँ के लोगों के एंटरप्रेन्योरशिप सोच की बदौलत उतरसंडा पापड़ मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। दोस्तों, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि इन तीनों टर्म्स में और क्या क्या अंतर हैं। अगर हम देखें तो एक एंटरप्रेन्योर खुद की भी कमाता है और दूसरों को भी रोजगार का अवसर देता है। उसमें रिस्क लेने की क्षमता बहुत जबरदस्त होती है। वह सेल्फ मोटिवेटेड होता है, उसे बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वह यह सब समझता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और वह किसी चेंज से घबराता नहीं है, बल्कि उस चेंज को अवसर में बदल देता है। एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है क्रिएटिव दिमाग का होता है एंटरप्रेन्योर, और हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता है। वह संतोषी नहीं होता है, बल्कि हमेशा एक्सपेंशन की सोचता है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में। दोस्तों, यदि हमें एक सफल बिजनेसमैन बनना है तो हमारे अंदर इन्हीं तरह के एंटरप्रेन्योरशिप स्किल का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, किसी भी नई बिजनेस की शुरुआत के लिए हमें बिजनेस आइडिया की जरूरत होती है। यही बिजनेस आइडिया किसी भी बिजनेस का आधार होता है। बिजनेस आइडिया मार्केट में किसी न किसी अपॉर्चुनिटी की वजह से आते हैं, यानी मार्केट में लोगों की जरूरत के हिसाब से। जैसे कि इस कोरोना महामारी से पहले हमारे देश में पीपीई किट बना ही नहीं करते थे, लेकिन कोरोना की इस महामारी के आने के बाद लोगों को पीपीई किट, मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर आदि की जरूरत पड़ी और हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स ने यह सब बनाना शुरू किया और उनका बिजनेस चल निकला। इसलिए सही बिजनेस आइडिया का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास कई बिजनेस आइडिया हों। बिजनेस आइडिया को जनरेट करने के लिए कुछ टूल्स की जरूरत होती है, जैसे क्रिएटिविटी, रिसर्च टेक्निक, ब्रेनस्टॉर्मिंग। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। हमारा पहला टूल है क्रिएटिविटी,
क्रिएटिविटी का मतलब रचनात्मकता। क्रिएटिविटी से कुछ नया और महत्वपूर्ण चीज निकल कर आती है। यहाँ हमें यह सोचना होगा कि कुछ अलग से, कुछ नया ऐसा क्या करें कि कस्टमर की जरूरत पूरी हो और वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए मजबूर हो जाए। जैसे कि यदि हम शर्ट बनाते हैं और शर्ट बनाते समय जो शर्ट का कपड़ा बचता है उससे हम मास्क बना दें, तो हमारे नए शर्ट के साथ एक मैचिंग मास्क कस्टमर को मिलेगा, जो कि एक क्रिएटिव आइडिया हो सकता है। यहाँ हम एक एग्जांपल और देख सकते हैं। स्मार्टफोन आने के बाद सेल्फी का क्रेज बहुत बढ़ा। एंटरप्रेन्योर्स ने क्या किया, उन्होंने सेल्फी स्टिक बना दिया। ये भी एक क्रिएटिविटी का कई एग्जांपल है। दोस्तों, हमारा दूसरा टूल है रिसर्च टेक्निक। यह कुछ नहीं बल्कि सिंपल ऑब्जर्वेशन है। हमें बाजार में, दोस्तों के बीच, सड़क पर, हर जगह सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते रहना है और यदि कोई बिजनेस आइडिया दिखता है या समझ में आता है तो उसे तुरंत किसी डायरी या मोबाइल पे नोट कर लेना है। यहाँ हमें किसी नई अपॉर्चुनिटी की खोज करना है, गौर करना है कि टेक्नोलॉजी में क्या चेंज हो रहा है या लोग कैसे चेंज चाहते हैं। आपको ध्यान होगा कि एक समय नोकिया का बहुत बड़ा मार्केट था। नोकिया ने स्मार्टफोन आने के बाद टेक्नोलॉजी के डिमांड को समझने में गलती कर दी और एंड्रॉयड की जगह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर डाला। आज आप जानते हैं कि नोकिया का क्या हाल है। हमें गौर करना होगा कि कल्चर में, फैशन में, लोगों की हॉबी में क्या चेंज हो रहा है। आपको याद होगा कि एक मूवी आई थी देवदास। उस देवदास मूवी में पारो ने जो साड़ी पहनी थी वो लेडीज को बहुत पसंद आई। एंटरप्रेन्योर्स ने वैसी ही साड़ी बनाई और उस साड़ी की जबरदस्त सेल हुई थी। हम लोगों के बदलते बिहेवियर को ऑब्जर्व करना होगा। समय के साथ साथ लोगों को एडजस्ट करने में जो दिक्कतें आ रही हैं उसे ऑब्जर्व करके उसका सोल्यूशन ढूंढना होगा, जो कि एक अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। नेस्ले ने ऑब्जर्व किया, नेस्ले कंपनी जानते हैं, नेस्ले ने ऑब्जर्व किया कि लोगों के पास समय की कमी है और अगर उन्हें भूख लगे तो उन्हें तुरंत कुछ खाने को चाहिए। उन्होंने इसका हल निकाला और मैगी बना डाला, जो कि 2 मिनट में बन जाता है। आज मैगी लगभग सबकी पसंद है और खासकर बैचलर्स की तो बहुत। दोस्तों, बिजनेस आइडिया को हमारा तीसरा टूल है ब्रेन स्टॉर्मिंग। आपको इसे कई बार सुना होगा आपने, ब्रेन स्टॉर्मिंग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया क्रिएट करने का एक तरीका है। यहाँ बात सही या गलत आइडिया का नहीं होता, बल्कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया क्रिएट करने की होती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग 2 तरह से हो सकता है। एक तो यह कि आप अकेले एकांत में बैठें और आपके दिमाग में जो भी आइडिया आए उसे आप नोट करते चलें। दूसरा यह है कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठें, अपने परिवार के साथ बैठें और आपको और उन सभी लोगों को जो आइडिया आते हैं उसे नोट करते चलें। ब्रेन स्टॉर्मिंग करते समय कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि जो आइडिया आपके सामने आता है उस पर तुरंत फैसला नहीं लेना है। सभी आइडिया को प्रोत्साहित कीजिए और सभी को नोट करते चलिए। आइडिया के क्वालिटी पर ध्यान मत दीजिए कि अच्छा है या बुरा है, बस आइडिया ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आनी चाहिए। अंत में आइडियाज को कंबाइन करके उसमें सुधार किया जा सकता है। बिजनेस आइडिया किस तरह के होने चाहिए ये कई बातों पर डिपेंड करता है। जैसे आपके बिजनेस आइडिया से लोगों को समस्या का समाधान होना चाहिए। किसी दूसरी जगह पर सक्सेसफुल हुए आइडिया को अपने लोकेशन पर लॉन्च किया जा सकता है। जैसे एक समय था कि पिज़्ज़ा सिर्फ विदेशों में खाया जाता था, मगर इंडिया में नहीं। जब पिज़्ज़ा को इंडिया में लॉन्च किया गया तो वह इंडिया में भी सक्सेसफुल हो गया। पहले से मौजूद पुराने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करके मार्केट में लॉन्च करने का आइडिया, ये भी बहुत अच्छा आइडिया होता है। इससे भी बिजनेस आइडिया को निकल सकता है। जैसे कि पुराने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करके उसका नया वर्जन लॉन्च किया जाता है। ये भी एक बिजनेस आइडिया का नया तरीका है। किसी के हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट करने का आइडिया, जैसे किसी को पेंटिंग की हॉबी हो और वो खुद का आर्ट गैलरी खोल ले, ये भी एक बिजनेस आइडिया हो सकता है। वेस्ट मटेरियल को यूजफुल मटेरियल में कन्वर्ट करने का आइडिया, जैसे धान की फसल काटने के बाद जो पराली बचती है ना, उसको जलाने के बजाय उसको पेपर बनाया जा सकता है, ये भी एक आइडिया है। बहुत लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी नए बिजनेस आइडिया जनरेट हो सकते हैं, उन्होंने किए भी हैं। कई बिजनेस मैगजीन पढ़ने से, लोगों को मिलने से, बात करने से भी कई नए बिजनेस आइडिया का स्कोप बढ़ जाता है। आपने गुरु मूवी देखी होगी। गुरु भाई मसाले के मार्केट में सिर्फ ऑब्जर्वेशन करता है और उसे नया बिजनेस आइडिया मिल जाता है। कई बिजनेस कॉन्क्लेव होते हैं
जहां जाकर लोगों को सुनने से भी नए बिजनेस आइडिया मिल सकते हैं। किसी एक प्रोडक्ट से मल्टीपल काम होने का आइडिया, जैसे एक केरिंग होती है, आपने देखा होगा, जिसमें स्क्रू ड्राइवर भी होता है, बोतल ओपनर भी होता है, नेल कटर भी होता है। ऐसे कई तरीके हैं जहां से हमें बिजनेस आइडिया मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ तक हमने ढेर सारे बिजनेस आइडिया इकट्ठा कर लिए हैं। अब हमें आगे बढ़ना है अपने अगले स्टेप की तरफ, यानी कि इन बिजनेस आइडिया की छटनी करनी है। दोस्तों, हम सभी बिजनेस आइडियाज को तो अपना नहीं सकते, इसलिए छटनी की बहुत जरूरत होगी। छटनी के 3 तरीके हैं, चलिए इन्हें समझते हैं। पहला तरीका है क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण का। हमें अपने सभी बिजनेस आइडिया को उद्योग, सेवा, व्यापार और एग्रीकल्चर या उसके एलाइड एक्टिविटी में वर्गीकरण करना है। जैसे पापड़ बनाना उद्योग में आ गया, फास्ट फूड रेस्टोरेंट सर्विस में आ गया, खेती बाड़ी एग्रीकल्चर में आ गया, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन ये एलाइड एक्टिविटीज में आ गए। इस तरह हमने पहली बार छटनी की वर्गीकरण करके। दूसरा तरीका है मैक्रो स्कैनिंग का। यहाँ मोटे तौर पे छटनी करेंगे। जैसे कि अगर मैंने पहले स्टेप में एलाइड एक्टिविटीज में पोल्ट्री फार्म रखा है, लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर मुझे अंडे की महक पसंद नहीं है, तो ये बिजनेस आइडिया मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। यदि मुझे लगता है कि किसी बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो शायद मुझे वो भी बिजनेस आइडिया ड्रॉप करना पड़े। यदि कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें टेक्निकल नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर मैं उस लेवल का टेक्निकल नॉलेज नहीं रखता, तो मुझे भी वो बिजनेस ड्रॉप करना पड़ेगा। यानी कि मैक्रो स्क्रीनिंग में मोटे तौर पे ही छटनी करनी है, छोटी छोटी बातों पे नहीं। हमारा तीसरा तरीका है माइक्रो स्क्रीनिंग। यहाँ पर थोड़ा डीपली देखेंगे, जैसे कि जो बिजनेस आइडिया है, क्या उसके लिए हमारे पास पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध होगा? क्या हमारे बिजनेस आइडिया के लिए खरीदार या कस्टमर है मार्केट में? क्या हमारी बिजनेस आइडिया के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है? क्या हमारे बिजनेस आइडिया के लिए जरूरी स्किल्ड लेबर उपलब्ध है? क्या हमारे बिजनेस आइडिया के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी है या फिर गवर्नमेंट का सपोर्ट है? आपको याद होगा कि टाटा ने लोगों को 1 लाख में कार देने का बिजनेस आइडिया क्रिएट किया था, और इसके लिए उन्होंने टाटा नैनो का प्लांट वेस्ट बंगाल में लगाना चाहा, पश्चिम बंगाल में। जब प्लांट बनाना शुरू हुआ तो धरना प्रदर्शन होने लगा। गवर्नमेंट ने भी उनका साथ नहीं दिया। अल्टीमेटली उन्हें वेस्ट बंगाल छोड़ना पड़ा और उन्होंने फिर गुजरात में अपना प्लांट लगाया। दोस्तों, इसलिए सही तरीके से बिजनेस आइडिया का स्क्रीनिंग बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। दोस्तों, माइक्रो स्क्रीनिंग में जिन इनपुट्स को हमने देखा, उसी के आधार पर अब हमें एक चार्ट तैयार करेंगे और अपने बिजनेस आइडिया को उन इनपुट्स के आधार पर मार्क्स देंगे। जैसे कि 5 नंबर एक्सीलेंट के लिए और वेरी पुअर के लिए 1, बीच में वैसे ही, यानी सेटिस्फैक्ट्री है तो 4, एवरेज है तो 3, अनसेटिस्फैक्ट्री है तो 2, है ना। जैसे कि हम नॉर्मली स्कोरिंग करते हैं जोमेटो का जब आता है ना ऑर्डर हमारे पास, वैसे ही। अब जैसे कि यदि आपको लगता है कि आपके एक बिजनेस आइडिया के लिए कच्चा माल आसानी से मिल सकता है, तो आपको 5 नंबर देना है। अगर दूसरे बिजनेस आइडिया के लिए कच्चा माल मिलने में दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ पे हम दिक्कत के आधार पे नंबर दे सकते हैं। जैसे दिक्कत थोड़ी कम है तो 4, दिक्कत थोड़ी और ज़्यादा है 3.5, इस तरह। उसी तरह हर पैरामीटर पर आपको अपने बिजनेस आइडिया को नंबर देना है और एक रेटिंग चार्ट तैयार करना है। जब आपने सभी बिजनेस आइडिया की रेटिंग कर ली हो, तो सभी बिजनेस आइडिया को दिए गए मार्क्स को टोटल कर लीजिए। जिसका भी टोटल स्कोर सबसे ज़्यादा हो, ऐसे 2 या 3 या फिर अपने हिसाब से जैसा आपको सही लगता है 2 या 3 से 4 बिजनेस आइडिया सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ तक हमने उन सभी बिजनेस आइडिया को छांट दिया है जो फिजिबल नहीं है, और हमने ऐसे 2, 3 या 3-4 बिजनेस आइडिया को चुना है जो हमारे सभी कसौटियों पर खरे उतरे हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं अंतिम स्टेप पर, यानी शॉर्ट एनालिसिस पर। यहाँ शॉर्ट एनालिसिस में एस का मतलब है स्ट्रेंथ, यानी कि अगर किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए बड़े जमीन की जरूरत है और वो आपके पास है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। डब्ल्यू का मतलब है वीकनेस, यानी कमजोरी। हमें अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करना होगा। आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर का फाइनल वर्जन लॉन्च करने से पहले एक बीटा वर्जन लॉन्च करती हैं, जो कि टेस्टिंग स्टेज पर होता है। वो यूजर्स को यूज करने को दे देती हैं वो सॉफ्टवेयर, और फिर उनसे फीडबैक लेती हैं।
जो कमजोरियां उन्हें पता चलती हैं वो उस सॉफ्टवेयर से दूर करते जाते हैं, और जब फाइनली लॉन्च करते हैं तो एक बढ़िया अच्छा सॉफ्टवेयर कस्टमर को मिलता है। स्ट्रेंथ और वीकनेस जो अभी हमने डिस्कस किया ये हमारे कंट्रोल में है, और मगर अगले 2 फीचर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते। चलिए समझते हैं, देखते हैं क्या है वो। यहाँ ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। अभी कोरोना महामारी में हमने देखा कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर की सिचुएशन है, मगर इस महामारी में भी बिजनेस के कई अवसर मिले हैं। जैसे जो टेलरिंग जानते थे उन्हें पीपीई किट बनाने का, मास्क बनाने का मौका मिला। जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल बनाते थे उन्हें सैनिटाइजर बनाने का मौका मिला। हमें इसी तरह की अपॉर्चुनिटी को पहचानने की आवश्यकता है। अगला अनकंट्रोलेबल फीचर है टी यानी थ्रेट, जोखम। इसे पहचानकर उचित समय पर दूर किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम फिर से कोरोना पैंडेमिक को देखें तो महामारी की वजह से लोगों को सड़क पर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट संचालक जो थे वो उनका बिजनेस थ्रेट में आ गया। उसको दूर कैसे किया गया? ऑनलाइन ऑर्डर से, जैसे जोमेटो, स्विगी, है ना। इन चारों पैरामीटर्स पर जो बिजनेस आइडिया खरा उतरेगा वही बिजनेस आपके लिए बेस्ट होगा। दोस्तों, ये जो पूरा प्रोसेस था, यही प्रोसेस बड़ी बड़ी कंपनीज अपनाती हैं और अपने बिजनेस को लॉन्च करती हैं। आशा है कि आपको भी अपना नया बिजनेस चुनने में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, आपने देखा कि टेक्निकल नॉलेज, मार्केटिंग स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल की जरूरत बहुत ज़्यादा है एक नए बिजनेस को लॉन्च करने के लिए। रूटसेट इंस्टीट्यूट में हम आपको इन्हीं सब की जानकारी देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। दोस्तों, रूटसेट इंस्टीट्यूट की स्थापना 1982 में पद्म विभूषण श्री डी वीरेंद्र हेगड़े द्वारा किया गया था। ये पहला हमारा जो रूटसेट इंस्टीट्यूट था ये कर्नाटक के उजिरे में ओपन हुआ था, जिससे कि लोगों को स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें स्वरोजगार तथा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मोड़ा जाए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। थोड़े ही समय के बाद भारत सरकार ने रूटसेट इंस्टीट्यूट के महत्व को समझा और फैसला किया कि इसी मॉडल के आधार पर ग्राम विकास मंत्रालय के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। आज के तारीख में पूरे भारतवर्ष में ऐसे 585 इंस्टीट्यूट हैं जिन्हें आरसेटी के नाम से जाना जाता है। इनमें 27 रूटसेटी हैं, जिनमें से एक गुजरात का एकमात्र रूटसेटी नाडियाड में है। रूटसेट नाडियाड की स्थापना श्री संतराम मंदिर के महंत जी के सहायता से मंदिर के कैंपस में ही 2003 में हुई। बाद में इंस्टीट्यूट पिपलक के हमारे वर्तमान कैंपस में शिफ्ट हो गया। दोस्तों, रूटसेट इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट श्री डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। तो कहते हैं कि 3 से 5 साल कॉलेज में उच्च शिक्षा लेने के बाद वेतनभोगी के रूप में नौकरी करके उनका बही खाता लिखने के बजाय स्वरोजगार और उद्यमिता के रास्ता अपनाकर खुद का बही खाता लिखने में ज़्यादा समझदारी है। दोस्तों, रूटसेट इंस्टीट्यूट में कई तरह की तालीम दी जाती है, जिसमें आपका बिजनेस सेटअप करने में बहुत मदद मिलेगी। आप स्लाइड में देख सकते हैं कि जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इंस्टीट्यूट में आने के बाद एक पैसा भी नहीं देना है, एक पैसा भी आपको खर्च नहीं करना है। शुरू से अंत तक पूरी ट्रेनिंग फ्री है। रहने के लिए लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग हॉस्टल हैं बिना किसी मूल्य के। खाना पीना भी बिल्कुल मुफ्त है, जिसमें 3 टाइम की चाय, 2 टाइम का नाश्ता और 2 टाइम का खाना है। ड्रेस, कॉपी, किताब आपको सब मिलेगा, ये सब भी फ्री हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी बैच में 35 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते। ट्रेनिंग को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा जोर है हमारा, जिससे सीखने का मौका ज़्यादा मिले। सीखने के लिए औजार, कच्चा माल आदि भी इंस्टीट्यूट ही देता है। ट्रेनिंग्स को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, टेक्निकल ट्रेनिंग के अलावा ट्रेनिंग्स की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग छोटे समय के होते हैं। ट्रेनिंग देने वाले टीचर्स खुद ट्रेंड होते हैं और उनका भी एग्ज़ाम होता है। वो ट्रेनिंग तभी दे सकते हैं जब वो खुद एग्ज़ाम पास कर लें। हर ट्रेनिंग पर पर्सनली ध्यान दिया जाता है। मार्केटिंग स्किल्स के प्रैक्टिकल में ट्रेनिंग्स को मार्केटिंग सर्वे भी कराया जाता है ताकि वो बाजार को अच्छे से समझ सके। ट्रेनिंग के बाद भी हमारी तरफ से हर एक ट्रेनिंग का कम से कम 2 साल तक फॉलोअप होता है ताकि भविष्य में उनके कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व किया जा सके। ट्रेनिंग्स को बैंक लोन दिलाने में भी मदद की जाती है। चूँकि ये इंस्टीट्यूट कैनरा बैंक द्वारा स्पॉन्सर है, लोन भी तुरंत मिल जाता है।
हमारे सक्सेसफुल ट्रेनीज के साथ नए ट्रेनीज की मुलाकात कराई जाती है, जिससे वो उसे मोटिवेट कर पाते हैं, उनको अपनी स्टोरी बताते हैं कि वो कैसे सक्सेसफुल हुए। ट्रेनिंग के बाद सक्सेसफुल ट्रेनीज को सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। दोस्तों, बहुत कुछ है आपसे कहने को, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए स्लाइड पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करिए। थैंक यू। नमस्कार।